Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we are going to start a very interesting chapter of political science, the first chapter, the Cold War era. Now before starting the chapter, we will first see what does this chapter name mean, the Cold War era. So सबसे पहले ये Cold War का मतलब क्या होता है? Cold War का मतलब that there is no direct war, there is no hot war. हॉट वॉर वो वॉर जिसमें हम आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का यूज करें, डायरेक्टली वेपन्स का यूज करें. बट ड्यूरिंग अ कोल्ड वॉर देयर इज नो डायरेक्ट वॉर, बट देयर इज अ पॉलिटिकल टेंशन. वॉर नहीं है लेकिन एक पॉलिटिकल टेंशन होती है. देयर इज अ राइवलरी, देयर इज अ टेंशन. ऑल्सो देयर इज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. Ideological conflict exists when ideas of two parties don't match with each other. The next term is era. Era means a period of time. कोई भी time period. For example, we can take like modern era. The first topic of the chapter is Cuban Missile Crisis. Now, from the name Cuban Missile Crisis only, we can say that it is related to Cuba. Cuba क्या है? क्यूबा एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूएस के पास सिचुएटेड है. इट इज अ सी लॉक्ड कंट्री विच इज सिचुएटेड नियर यूएस. नाउ द टाइम पीरियड विच वी आर सेइंग इट इज ऑफ अप्रैल 1961. ड्यूरिंग अप्रैल 1961 we have already seen that Cuba was near US, but Cuba was an ally of USSR. यानी कि क्यूबा किसका फ्रेंड था? यूएसएसआर का फ्रेंड था. अलाई मीन्स इट वाज अ फ्रेंड ऑफ यूएसएसआर. अब क्यूबा यूएसएसआर का हेल्प फ्रेंड था, तो इसे जितनी भी हेल्प होती थी वो कौन करता था? यूएसएसआर करता था. नाउ वेदर इट इज फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक एड, एड मीन्स हेल्प, सो क्यूबा गॉट ऑल दीज फ्रॉम यूएसएसआर. एट दैट टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, यूएसएसआर के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के प्रेसिडेंट थे फिडेल कैस्ट्रो. सो जो यूएसएसआर के लीडर थे उन्हें डर लगने लगा कि यूएसए तो क्यूबा के इतना पास है तो यूएसए क्यूबा को इन्वेड कर सकता है, और जो फिडेल कैस्ट्रो है जो वहां के प्रेसिडेंट है वो उन्हें ओवरथ्रो कर देगा, वो यहाँ पर अपना कंट्रोल कर लेगा क्यूबा को. और अगर ऐसा हुआ तो ये यूएसएसआर के लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि क्यूबा अलाय किसका है? यूएसएसआर का है. इसीलिए जो यूएसएसआर के लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा. क्यूबा को हम एक रशियन बेस बना देंगे. सो 1962 यूएसएसआर प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा. यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस कर दी क्यूबा में. इससे जो अमेरिका था उसको थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया. क्यों? क्योंकि क्यूबा यूएस के बहुत पास में था. अगर यहाँ पर उन्होंने अपने वेपन्स लगा दिए तो यूएस पर डायरेक्ट अटैक हो सकता है, और जो यूएस की जो सिटीज थी उनको उनका डिस्ट्रक्शन का जो डेंजर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि क्यूबा से वेपन्स यूएस में डायरेक्टली और बहुत ही इजीली लॉन्च हो सकते थे बिकॉज क्यूबा वाज सिचुएटेड नियर US. So after 3 weeks, US के जो अमेरिकन जो थे उन्हें पता लगा कि क्यूबा में यूएसएसआर ने मिसाइल्स प्लेस कर दिए. So everyone around the world they became worried कि अब हो सकता है कि कहीं एक थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ because both of the sides they tried to avoid a war. They don't wanted any war. They don't wanted any direct war. So जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और उनके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि उन्हें यूएसएसआर वालों को पता चले कि अमेरिका विल नॉट स्टे क्वाइट. सो उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर किया जो यहाँ पर थी अमेरिकन वॉरशिप्स, कि कोई भी सोवियत शिप अगर क्यूबा की तरफ आती है तो उसे रोका जाए बिकॉज दे वांटेड टू वार्न यूएसएसआर. सो
वापस ऐसा लगने लगा कि शायद वॉर हो जाएगी, डायरेक्ट वॉर हो जाएगी, होल वर्ल्ड वाज इन डेंजर. लेकिन both sides they avoided a war, they not started or initiated any war. Now the next topic is what is the Cold War. अब कोल्ड वॉर को जानने से पहले we need to know about the backdrop, about the background, what was happening in the world before the Cold War. We all know the two world wars, First World War and Second World War. First World War occurred between 1914 to 1918 and Second World War it occurred between 1939 to 1945. और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1945 में, वैसे ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई जो कि 1991 तक रही. So during the Second World War, the whole world it became divided into two powers. On one hand there were Axis powers and on other hand Allied powers. Axis powers में कौन कौन सी कंट्रीज थी, जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान. और अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज थी, जैसे कि यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस. नाउ वन थिंग इज दैट एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोथ यूएस एंड यूएसएसआर दे वर पार्ट ऑफ अलाइड पावर्स, यानी कि ये दोनों फ्रेंड्स थे. सो व्हाट हैपेंड दैट they emerged as different power blocks, cold war started. Then how the Second World War ended. So जो US था, it dropped two atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. We have heard the name of these two cities. They are situated in Japan. So US ने क्या किया कि उसने इन दो cities पर अगस्त 1945 में एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए. जो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा था उसका कोड नेम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर गिरा था उसका कोड नेम था फैटमैन. अब यूएस के इस मूव के क्रिटिक्स भी थे और सपोर्टर्स भी थे. मतलब कुछ लोग तो इसके अगेंस्ट में थे और कुछ लोग इस मूव को सपोर्ट कर रहे थे. तो जो क्रिटिक्स थे दे आर्ग्यूड कि यूएस को पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है. Japan was a part of Axis powers, so it knew that Japan was going to surrender soon. So it was unnecessary to drop atomic bombs on them. Then it was also said कि USSR जो था वो गेन कर रहा था एशिया में, वो पॉलिटिकल गेन्स कर रहा था, मिलिट्री गेन्स कर रहा था एशिया में, और यूएस उसे रोकना चाहता था. यूएस वांटेड टू प्रूव दैट इट वाज सुप्रीम. यूएस वांटेड टू प्रूव कि वो नंबर 1 है. देन जो उस मूव के सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि यूएस ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो वॉर है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके. ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा अमेरिकन और अलाइड पावर्स की लाइफ का लॉस हो चुका था. सो टू स्टॉप फर्दर लॉस इट वाज सेड दैट दिस हैज टू बी डन. नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई जब यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए, लेकिन अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए. तो जो एक्सेस पावर्स थी, यानी जो जर्मनी था, जापान था, ये लोग हार गए. दे वर डिफीटेड. अब बची सिर्फ अलाइड पावर्स. सो देयर वाज राइज ऑफ टू न्यू सुपर पावर्स. इट वाज वन हैंड यूएस एंड ऑन द अदर यूएसएसआर. कुछ कंट्रीज जो थी वो यूएस के साथ मिल गई और यूएस लेड एक अलायंस बना लिया. कुछ कंट्रीज जो थी वो यूएसएसआर के साथ हो गई और यूएसएसआर लेड एक अलायंस बन गया. जो कंट्रीज यूएस के साथ थी, जो अलायंस बना था उन्हें कहा जाने लगा वेस्टर्न अलायंस, और यूएसएसआर लेड अलायंस को कहा जाने लगा ईस्टर्न अलायंस. वेस्टर्न अलायंस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप they were part of this US led alliance, and most of the countries of Eastern Europe were part of this USSR led alliance. अब पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर देयर वाज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. दोनों पार्टीज की आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही थी. सो जो यूएस लेड वेस्टर्न अलायंस था दे रिप्रेजेंटेड आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, और जो यूएसएसआर का अलायंस था they represented ideology of socialism and communism. Liberal democracy में क्या होता है कि everybody has the equal right, everybody has freedom,
और जो गवर्नमेंट होती है वो लॉस के अंदर काम करेगी. Whereas capitalism is a system where market economy works, where the businessman, industrialist, their main motive is of making the profit. Then the next is socialism. Socialism means कि कोई भी private sector नहीं है, सब कुछ government control करती है. Whereas in communism also, everyone equally owns the factors of production, there is no private sector. The next topic is logic of deterrence. Logic of deterrence is very important, which is used to prevent a situation of war. Logic of deterrence use करके हम war को होने से बचा सकते हैं. Because both of the sides they are very powerful. अब अगर दोनों बहुत पावरफुल हैं तो दोनों के पास बहुत सारे वेपन्स होंगे, न्यूक्लियर वेपन्स होंगे. तो अगर कोई भी साइड अटैक कर देती है पहले तो दूसरी साइड भी उस पर अटैक करेगी बिकॉज बोथ आर वेरी पावरफुल. एंड इतने वेपन्स के बाद इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि वो लोग डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे. इट विल कॉज ओनली एंड ओनली डिस्ट्रक्शन. सो बोथ ऑफ द साइड्स ट्राई टू अवॉइड अ वॉर एंड दिस इज कॉल्ड लॉजिक ऑफ डेटरेंस कि बोथ साइड्स दे आर वेरी पावरफुल. सो बोथ के पास पावर है कि अगर कोई अटैक होता है तो वो बहुत ज्यादा डिफेंड कर सकती है और इससे डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होगा. सो इसीलिए बोथ साइड्स दे नेवर वांट टू स्टार्ट अ वॉर. Then there are some questions for your practice which you may practice, and if you have any query regarding these questions, post it in the comment box below. These are some objective type questions. The yellow highlighter one indicates the answers, so you need to practice them as well. So thank you so much guys for watching this video, and do not forget to like, comment, share and subscribe.